से अपने सहयोगी डीडी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव आज हम चलते हैं बसपा के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में यहाँ नगर अध्यक्ष रहे हैं और कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, पार्टी के कर्णधार बनकर रहे हैं। आए उनसे आरक्षण से संबंधित कुछ चर्चा। कुमार जी, आप बसपा से बहुत पुराने जुड़े रहे हो और दलित समाज से एक चेहरा रहे हो, पार्टी का भी चेहरा कर्णधार रहे हो यहाँ पे। तो अब आरक्षण से संबंधित में क्या जातिगत आरक्षण के पक्ष में हो या फिर आर्थिक के पक्ष में हो आप? सबसे पहले तो मैं आपका आर्थिक स्वागत करता हूँ। दूसरा है कि जो वर्तमान में आरक्षण है वो जाति के आधार पर इसलिए दिया गया था क्योंकि देश के अंदर गैर बराबरी थी। उन जो गरीब लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उन्हें जो दूसरे लोगों से दूर रखा जाता था। तो इन्हें बराबरी का अधिकार देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह व्यवस्था की थी कि हमारा समाज भी दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके बराबरी करने का काम करेगा। और रही जहाँ तक आर्थिक आधार पे, तो सरकार के पास बहुत सारी चीजें भी 10% इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण करा, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन ये जाति के आधार पर इसलिए कि यहाँ जो अत्याचार, जो गैर बराबरी थी वो जाति के आधार पर थे, ना कि आर्थिक आधार पर। जिस परिवार को, जिस शख्स को एक बार आरक्षण मिल गया पढ़ाई में या फिर उसको नौकरी में या फिर प्रमोशन में, क्या आप चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ बार बार वही इंसान उठाओ जाए? इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है जी वो प्रतिनिधित्व के तौर पे है। ये कोई आर्थिक आधार पे नहीं है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसमें तो कोई भी हो, दलित का प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर होना चाहिए और वो किसी का भी हो सके। क्या आरक्षण का लाभ घर घर तक पहुंच रहा है? जो पढ़ लिखेगा आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा जरूर। एक तो पढ़ाई में आरक्षण मिल गया, फिर फीस में जमा करें, जनरल के लिए फीस कुछ है और एससी के लिए फीस कुछ है, वहां आरक्षण मिल गया, फिर उसको नौकरी में आरक्षण मिल गया, फिर प्रमोशन में आरक्षण मिल गया। यानी कि बार बार आरक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रमोशन में अभी आरक्षण नहीं करा इस सरकार ने, ना इसने करा ना पिछली सरकार ने किया। लेकिन जहाँ तक व्यवस्था, इसकी आरक्षण की व्यवस्था की बात है, उसमें यही है वो कि जो गरीब लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, इनकी जो आर्थिक स्थिति तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए इन्हें 4 तरह का आरक्षण दिया गया। कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था। ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण राजनीतिक आरक्षण था, उसकी भी समीक्षा होनी थी, जिसमें हमारे MP MLA विधायक और क्या नाम ये नगर पालिका के पार्षद और चेयरमैन जीत के जाते हैं। उसमें 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी थी। ये भी 10 साल के लिए नहीं था। तो ये जो लोग गलत फहमी फैलाते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण भी 4 तरह का है। एक आरक्षण है आर्थिक, शिक्षा के लिए आरक्षण है और नौकरी के लिए आरक्षण है, ये और एक राजनीतिक आरक्षण है। लोधी जी, क्या आर्थिक आधार पे इनको जो 10% आरक्षण मिल रहा है ये सफिशिएंट है या कम है या और ज्यादा मिलना चाहिए? ऐसा था, सरकार अगर चाहे तो बढ़ा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण है वो केवल जायज है और वो रेगुलर रहना चाहिए, जब तक के दूसरों के बराबरी नहीं करते। इसमें कई मामले हो सकते हैं। जो दलित बच्चा है वो म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहा है सरकारी में, और जो यहाँ दूसरे लोग हैं उनके दून स्कूल में पढ़ रहे, तो हमें ये बताओ कंपटीशन में कहाँ आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो दलित बच्चे वो कंपटीशन नहीं करते, उनका भी कंपटीशन होता है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि आपने मेरिट भी देखी होगी कि दलितों की ऊपर जाती है और दूसरे लोगों की कम जाती है। आप लोधी जी इससे सहमत हैं या असहमत हैं? जो प्रदेश में बहुत सारी सीटें इस तरह की हैं जो आरक्षित हैं, वहां पे चमार के अलावा, एससी के समाज के अलावा कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता प्रत्याशी विधानसभा में। क्या इस पक्ष में या विपक्ष में है? इसमें सरकार ने व्यवस्था, संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि इसमें कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद सीट बदली जानी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ हुआ, पहले हरोड़ा सीट आरक्षित थी, अब वो जनरल होगी। अभी रामपुर सीट रह रही है, रामपुर सीट रहेगी अभी। ये तो कभी ऐसा होगा कि कोई और सीट इसके दूसरी आरक्षित हो जाएगी, वो जनरल हो जाएगी। ये तो व्यवस्था संविधान के अंदर है सब। लोधी कुमार जी, भारतवर्ष में पूरे में एक जातियों का बड़े जंजाल है।
ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी जातियां हैं। हम इतने जातियों में बढ़ चुके, अब जातियां छोड़ के हम गोत्रों में बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और इसका सीधा सा ये भी है कि मैं अपने नाम के सामने कभी जाति नहीं लगाता। और ये जो जाति खत्म करने की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की है जिन्होंने जातियां बनाई है, जो अपने नाम के सामने अपनी जाति लिख करके गर्व महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान के रूप में रहना चाहिए, जातियां खत्म हो जानी चाहिए बिल्कुल। और जब तक के जातियां रहेगी, जब तक के जाति के आधार पर आरक्षण भी रहेगा। क्या नुकसान हो रहा है फिलहाल? नुकसान है कि आप उसमें फूट है, आप उसमें एक दूसरे से आदमी गणना करता है कि वो फला जाति का, वो फला जाति का। तो जब हम किसी एक देश में रह रहे तो हमें सबको इंसान के तौर पर रहना चाहिए। हाँ, नाम देखते ही आदमी का एटीट्यूड मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हाँ, ये फला आदमी है, यार ये तो दलित है, ये तो वाल्मीकि है, ये तो इस तरह। तो ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अपने स्तर से क्या करेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सन 1936 में कहा था ये बात। उन्होंने कहा था कि भाई तुम जाति व्यवस्था खत्म कर दो। अगर जाति व्यवस्था खत्म नहीं करते तो मैं पैदा जरूर हुआ लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। तो उन्होंने 20 साल इंतजार करके सन 1956 में फिर बौद्ध धर्म अपना, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जो तथाकथित नेता थे भारत के, वो उनका पक्ष ये था कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए पहल करें। आप थे लोधी कुमार जी, बसपा के वरिष्ठ नेता, और यहाँ हमारे नगर अध्यक्ष रहे हैं और कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। वार्ता कर रहे थे मानव आवास से।